कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मेजरमेंट। आज हम लोग मेजरमेंट के अंदर 2019 का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए आपको ऑलरेडी क्लास दिया जा चुका है या फिर क्लास आप कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा 2019 का पहला ऑब्जेक्टिव। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द एरर मेनली काउज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक की वजह से कौन सा एरर होता है। ठीक है, तो याद होगा आपको बताए थे कि हमारे पास जो एरर होता है सर, वो एरर बेसिकली तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट होता है हमारे पास ग्रॉस एरर, दूसरा होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा होता है हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, आपको बताए थे कि जो ग्रॉस एरर होता है, ये एरर होता है बेसिकली ह्यूमन मिस्टेक की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सिस्टमेटिक एरर होता है, ये होता है बेसिकली सिस्टम की वजह से। सिस्टम में हमारे से हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो इन सारे वजह से जो एरर होगा उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। और रैंडम एरर कहने का मतलब ऐसा एरर जो रैंडमली बिना किसी कारण के हो जाए, ऐसे एरर को हम लोग क्या बोल देते हैं? रैंडम एरर कह देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ह्यूमन मिस्टेक की वजह से कौन सा एरर होगा? तो याद रखिएगा, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ग्रॉस एरर होता है हमारा। ठीक, अगला हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ 2 मीटर्स एक्स एंड वाई रिक्वायर 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हमारे पास 2 मीटर है, एक है एक्स, दूसरा है वाई। एक्स के फुल स्केल के डिफ्लेक्शन के लिए 40 मिली एम्पियर करंट का रिक्वायरमेंट है, और वाई के फुल स्केल के डिफ्लेक्शन के लिए 50 मिली एम्पियर करंट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि वाई ज्यादा सेंसिटिव है, बी ज्यादा सेंसिटिव है, या फिर दोनों इक्वली सेंसिटिव है। ठीक है, याद है आपको पढ़ाई थी सेंसिटिविटी के बारे में। हमारा जो सेंसिटिविटी होता है सर, वो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1/IFS या 1/IFSD। तो x का IFSD कितना है सर? तो x का IFSD हमारा है 40 मिली एम्पियर, और y का IFSD कितना है? तो 50 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप ये जानते हैं कि FSD जितना हमारा कम होता है, सेंसिटिविटी हमारा क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला से साफ साफ दिख रहा है। तो FSD किस में कम है? तो FSD हमारा x में कम है, y में ज्यादा है। तो x में FSD कम होने की वजह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए, एक्स हमारा ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि करंट इसमें कम है। तो एक्स इज द मोर सेंसिटिव एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है सर? तो क्वेश्चन नंबर में थर्ड में कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, किसके किसके बीच डिफरेंस है? तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है, यानी मेजर्ड माइनस ट्रू का हमारे पास डिफरेंस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो याद कीजिए, आपको पढ़ाई थे एरर के बारे में। एरर के बारे में आपको बताते थे कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। तो फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ऐसा कोई ऑप्शन ओनली एरर लिखा हुआ नहीं है। फिर याद कीजिए, आपको बताए थे कि एरर इज ऑल्सो नोन एज, एरर इज ऑल्सो नोन एज क्या क्या बोलते थे? तो एरर को हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, एरर को एब्सोल्यूट एरर भी कहा जाता है, और स्टैटिक एरर भी कहा जाता है। तो क्या देखिए, एब्सोल्यूट और स्टैटिक में कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो हाँ सर, ऑप्शन डी में एब्सोल्यूट दिख रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है सर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द डैम्पिंग टॉर्क मस्ट ऑपरेट ओनली व्हेन द मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज। क्या बोला कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क ऑपरेट करेगा तब जब मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम क्या होगा? स्टेशनरी होगा। मूविंग सिस्टम अगर रुका हुआ है तो क्या डैम्पिंग टॉर्क लगेगा? डैम्पिंग टॉर्क कब लगता है? जब वो ऑसिलेशन होता है, कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन होता है। तो उस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए, डैम्प्ड आउट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं। तो जब मूविंग सिस्टम स्टेशनरी होगा तो डैम्पिंग टॉर्क नहीं लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर एक्चुअली मूविंग, अगर मूविंग सिस्टम मूव कर रहा है तो डैम्पिंग टॉर्क लगेगा सर। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। जस्ट स्टार्ट टू मूव, ये ऑप्शन भी नहीं होगा सर। जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क तब लगता है जब वो चला जाता है अपना
एक डिजायर्ड रेटिंग पे, कहने का मतलब मान लीजिए डिजायर्ड उसका है, ये हमारा स्केल है 0 1 2 3 इस तरीके से आ जाता है, पॉइंटर मान लीजिए 2 एम्पियर पर आया, तो यहाँ पर अपने डिजायर्ड रेटिंग पे जब पहुंच जाता है तब जाके डैम्पिंग टॉर्क लगता है, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट टू मूव, मतलब इनिशियली तो डैम्पिंग टॉर्क लगेगा नहीं, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि नियर टू इट्स फुल फुल डेफ्लेक्शन। नियर टू इट्स फुल डेफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि डैम्पिंग टॉर्क तब लगेगा जब ये अपने फुल डेफ्लेक्शन पे होगा, मतलब मेजरमेंट हमको करना है 2 ही एम्पियर, लेकिन ये फुल डेफ्लेक्शन पे जा रहा है तब जाके डैम्पिंग टॉर्क लग रहा है। तो क्या ऑप्शन डी भी आपको आंसर दिख रहा है सर? तो ऑप्शन डी भी आपको आंसर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऑप्शन बी को हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट आंसर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है सर? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल मीटर इज प्रोपोर्शनल टू। हमारे पास जो कंट्रोलिंग टॉर्क है टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? टीसी। तो टीसी का जनरल फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? टीसी इज इक्वल टू के थीटा। तो टीसी बराबर के थीटा हमारा होता है स्प्रिंग कंट्रोल में। टीसी इज इक्वल टू के थीटा क्या होता है? स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में आप जाएंगे ना, तो हम लोग टीसी की जगह हम लोग के थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए हैं कंट्रोलिंग टॉर्क उसको पलट के देखिएगा, आपको दिखेगा कि वहां ओनली थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या साइन थीटा कहीं आपको दिख रहा है सर? तो ये जीरो नहीं है, थीटा है, ये सब थीटा है। तो कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में साइन थीटा दिख रहा है, तो ऑप्शन के ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब टीसी बराबर के साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा? टीसी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है सर? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द पीएमएमसी मीटर कैन मेजर। हमारा जो पीएमसी मीटर है वो क्या मेजर करेगा? तब तो सिंपल बताए थे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो डीसी के मेजरमेंट के लिए हम लोग पीएमसी का यूज करते हैं। ओनली डीसी क्वांटिटी के लिए पीएमएमसी मेजरमेंट यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है सर? द प्रेशर कॉइल ऑफ डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। हमारे पास जो वाट मीटर होता है, तो वाट मीटर में हमारा ये करंट कॉइल होता है सीसी, और यहाँ पे हम लोग प्रेशर कॉइल लगाते हैं, उसके साथ में एक बहुत ही हाईली रेसिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, याद है? इधर हमारा सोर्स लगा होता है और इधर हमारा लोड लगा होता है, ठीक है। ये हमारा पीसी हो गया था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रेशर कॉइल होता है डायनोमीटर टाइप वाट मीटर का, उसका वो क्या होता है? हाईली इंडक्टिव, प्योरली रेसिस्टिव, हाईली रेसिस्टिव या प्योरली इंडक्टिव? यहाँ पे हम लोग एक वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगाते हैं, किस चीज के लिए? तो प्रेशर कॉइल को हाईली रेसिस्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है सर? तो 8 में कह रहा है कि एक डायनोमीटर टाइप वाट मीटर रेस्पॉन्ड्स टू द। एक डायनोमीटर टाइप वाट मीटर रेस्पॉन्ड क्या करेगा? तो आपको बताए थे कि हमारा जो वाट मीटर होता है, हमारा जो वाट मीटर होता है वो पावर को मेजर करता है, और पावर को जो मेजर करता है वो होता है वी आई कॉस फाई के बराबर। किसके बराबर होता है? तो वी आई कॉस फाई के बराबर होता है। और जो वी आई कॉस फाई है ये एक्टिव पावर होता है। कौन सा पावर होता है सर? एक्टिव पावर होता है। इस एक्टिव पावर को हम लोग एवरेज पावर भी कहते हैं। एक्टिव पावर को एवरेज पावर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं आपको दिख रहा है? तो दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर नहीं होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर हो सकता है, पीक वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर नहीं होगा, पीक वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन ए 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग पावर, वन ऑफ द वाट मीटर इज रीडिंग 0 वाट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वाट मीटर मेथड है। कौन सा मेथड है सर? 2 वाट मीटर मेथड है। 2 वाट मीटर मेथड में कह रहा है कि 2 वाट मीटर है, तो मान लीजिए एगो वाट मीटर W1 और दूसरा वाट मीटर W2। इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द वाट मीटर इज रीडिंग 0 वाट, इसमें से एगो वाट मीटर जो है 0 रीडिंग दे रहा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? याद है आपको बताए थे कि अगर हमारा थीटा जो है, थीटा जो पावर फैक्टर एंगल है, अगर 0 डिग्री होता है, क्या होता है? 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री केस में हमारा दोनों वाटमीटर का रीडिंग जो आता है वो बराबर बराबर रीडिंग आता है। उसमें अगर 30 डिग्री होता है,
तो 30 डिग्री के केस में एक वाट मीटर का रीडिंग होता है दूसरे वाट मीटर का आधा होता है, यानी W1 मान लीजिए अगर 1 है तो W2 आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, W1 अगर आपका 1 है तो W1 अगर आपका 1 है तो W2 आपका 1/2 हो जाएगा। अगर आपका 60 डिग्री होता है तो 60 डिग्री में हमारा एक वाट मीटर जो है वो कंप्लीट रीडिंग देगा। ठीक है, और दूसरा वाट मीटर जो है वो आपका जीरो रीडिंग देता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक में जीरो हो गया, तो अब इसके आगे बढ़े तो आपको बताए थे कि इसके आगे बढ़िएगा ना तो उस केस में वाट मीटर का निगेटिव रीडिंग आने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ठीक 0 डिग्री पे बराबर है, 30 डिग्री पे 1 और एक आधा, एक पूरा है तो एक आधा है, और 60 डिग्री पे एक वाट मीटर पूरा रीडिंग दे रहा है, दूसरा वाट मीटर जीरो रीडिंग दे रहा है। यहाँ पर अगर आप पावर फैक्टर कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस जीरो कितना होता है सर, तो कॉस जीरो 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है, तो होता है √3/2। कॉस 60 कितना होता है, तो 1/2। 1/2 मतलब 0.5, यानी हमारे पास अगर पावर फैक्टर 0.5 है तब जाके एक वाट मीटर जीरो रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कब बोला कि जीरो रीडिंग पे ही एक वाट मीटर अगर जीरो रीडिंग देगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो 0.5 होगा। तो यहां से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि सर क्रीपिंग इज द फेनोमेनन विच अकर्स इन, क्रीपिंग एक फेनोमेनन है जो किसमें होता है, तो याद कीजिए आपको बताए थे कि एनर्जी मीटर के अंदर, एनर्जी मीटर के अंदर एक एरर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रीपिंग एरर। कौन सा कहते हैं, क्रीपिंग एरर। यहाँ पे क्रीपिंग दो टर्म होता है, एक क्रीपिंग होता है CREEPING और एक होता है CREAPING क्रीपिंग, दोनों में फर्क है। ये जो CREEPING क्रीपिंग है, इस क्रीपिंग में क्या होता है कि स्केल में क्रीपिंग होता है, स्केल में क्रीपिंग होता है, लेकिन ये जो क्रीपिंग है ये एनर्जी मीटर में होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है सर, द प्रेशर कॉइल ऑफ एन इंडक्शन एनर्जी मीटर इज, इंडक्शन एनर्जी मीटर का प्रेशर कॉइल क्या होता है सर, तो याद है आपको बताए थे कि ऊपर में हम लोग लगाते हैं एक शंट मैग्नेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग शंट मैग्नेट लगाते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा शंट मैग्नेट लगा होता है, और शंट मैग्नेट में यहाँ पर तो पहले कॉइलिंग क्या हुआ होता है, और यहाँ पर हम लोग एक शेडिंग, कॉपर शेडिंग बैंड लगाते हैं, और कॉपर शेडिंग बैंड लगाने का पर्पस ही होता है कि उसको हाईली इंडक्टिव बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, हाईली इंडक्टिव बनाया जाएगा। ठीक है, यानी प्रेशर कॉइल जो है इंडक्शन एनर्जी मीटर का वो कैसा बिहेव करता है सर, तो हाईली इंडक्टिव बिहेव करता है। तो 11 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हाईली इंडक्टिव। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मेजरिंग रेंज ऑफ वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंड बाय, वोल्टमीटर का रेंज को एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, तो आप जानते हैं कि सिंपल एक हाई सीरीज रेसिस्टेंस लगाते हैं। एक लो शंट रेसिस्टेंस क्या करेगा, अगर लो शंट लगा रहे हैं तो ये आमीटर के रेंज को इनहांस करता है। किसको इनहांस करता है सर, तो आमीटर के रेंज को इनहांस करता है। एक हाई सीरीज रेसिस्टेंस आप लगा देंगे तो ये वोल्ट मीटर के रेंज को इनहांस करेगा। किसको इनहांस करेगा सर, वोल्ट मीटर के रेंज को इनहांस करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला कि द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन को ही हम लोग डैम्पिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो डैम्पिंग को खत्म करने के लिए या ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए पॉइंटर में कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कभी कभी एग्जाम में टॉर्क के जगह फोर्स लिख दिया जाता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। याद रखिएगा कि हमारा जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क या फिर डैम्पिंग फोर्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या बोला कि ए वोल्ट मीटर शुड ऑफ वेरी हाई रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई क्यों रखते हैं सर, तो याद है आपको बताए थे कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस को हाई करके इट्स रेंज इज हाई, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई करने का पर्पस इट्स रेंज इज हाई, ये यहाँ पे सही में सही इसका आंसर नहीं है। एक्यूरेसी हाई, एक्यूरेसी से भी सही आंसर नहीं है। इट में ड्रॉ मिनिमम पॉसिबल करंट, अगर आप वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई रखते हैं तो उस केस में ये कम से कम करंट को ड्रॉ करेगा, और कम से कम करंट को ड्रॉ करेगा तो I² R लॉस भी क्या होगा सर, कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस को हाई रखते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए सिंक्रोनोस्कोप, यहाँ पे सिंक्रोनो, SYN, सिंग, CRO SCOP, सिंक्रोस्कोप, इसको हम लोग सिंक्रोस्कोप कहते हैं। सिंक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसके लिए यूज करते हैं सर, तो आपको बताए थे सिंक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली यूज करते हैं इंडिकेटिंग डिफरेंस ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सर्किट वोल्टेज। बेसिकली सिंक्रोस्कोप से याद रखिएगा सिंक्रोनाइज करने के लिए, किसके लिए, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग सिंक्रोनोस्कोप का यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो पैरेलल ऑपरेशन होता है या फिर मशीन्स को जब ऑपरेट कराया जाता है वहां पे मशीन्स को सिंक्रोनाइज किया जाता है। सिंक्रोनाइज करने के लिए उसके फेज को, उसके फ्रीक्वेंसी को बराबर करते हैं। ठीक है, दो सर्किट में जो वोल्टेज है उसके फेज फ्रीक्वेंसी को बराबर करते हैं, तो बराबर करने के लिए सिंक्रोनोस्कोप का यूज किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला सर कि केल्विन डबल ब्रिज इज बेस्ट सूटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, केल्विन डबल ब्रिज बेस्ट सूटेड होता है किसके लिए, तो लोड रेजिस्टेंस के लिए, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला कि ए मेगर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मेगर किर्चॉफ्स लॉ पे काम नहीं करता है, ओम्स लॉ पे काम नहीं करता है, गॉस लॉ पे काम नहीं करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, 18 में क्या बोला सर कि ए वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर किस पे काम करेगा, तो याद कीजिए आपको बता दें फ्रीक्वेंसी मीटर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप भी होता है, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप भी होता है, वेस्टर्न टाइप भी होता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अलावा एक वेस्टर्न टाइप अलग ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी मीटर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कभी कभी एग्जाम में हम लोग को ऑप्शंस को देखकर भी, किसको, ऑप्शंस को देखकर भी आंसर टिक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को ऑप्शन देखकर ही आंसर मिल गया, तो कुछ इस तरीके से भी आप टिक करेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला कि आउटपुट ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, तो याद रखिएगा डिजिटल मल्टीमीटर का आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला कि क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो याद रखिएगा क्यू मीटर जो है सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में एक आध बार पूछ दिया है, तो याद रखिएगा ये सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उस क्वेश्चन को आप सीधे मेरे पास सेंड करके क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।